Hello, dear students. Welcome all of you in our physics lecture. Here we started our physics 202 और उसमें जो हमारा फर्स्ट यूनिट 1 जो है उसमें चैप्टर 1 फूरियर सीरीज़ की बात करने जा रहे हैं। लास्ट इंट्रोडक्शन के लेक्चर में हमने देखा था फूरियर सीरीज़ के बारे में, पर यहाँ पे हम उसे रिवाइज करेंगे। यहाँ पे हमारा जो फिज़िक्स 202 है वो हमारा सेकंड सब्जेक्ट है सेम 3 के लिए, और यहाँ पे जो हमारे यूनिट रहेंगे वो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 ऐसे 4 यूनिट रहेंगे। वहाँ हमें यूनिट 1 में मैथमेटिकल फिज़िक्स, उसमें चैप्टर 1 जो हमारा है वो फूरियर सीरीज़ रहेगा। उसमें इंट्रोडक्शन की बात करें तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि जो भी हमारे फिनोमिना होते हैं जो पीरियोडिकली काम करते हैं, फॉर एग्जांपल ऑसिलेशंस ऑफ द पेंडुलम, साउंड वेव्स, लाइट वेव्स, ऑसिलेशंस ऑफ ट्यूनिंग फॉक, वाइब्रेशंस ऑफ द स्ट्रिंग एक्सेट्रा। पीरियोडिक फंक्शंस जो है वो बेसिकली हम यूज़ करते हैं रिप्रेजेंट सच पीरियोडिक फिनोमिना। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया था y इज इक्वल्स टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, जहाँ पे हमारा y जो है वो डिस्प्लेसमेंट रहता है, k जो है वो वेव वेक्टर एंड ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रिक्वेंसी है। और उसमें से हमने t इज इक्वल्स टू 0 को डिफाइनाइट टाइम लेकर हमने ये फॉर्मूला y इज इक्वल्स टू ए साइन के एक्स प्रूव किया था। उसके साथ साथ हमने उसे सिंपल पीरियोडिक फंक्शन बनाने के लिए लैम्डा इज इक्वल्स टू 2π/k लिया था। तो y इज इक्वल्स टू ए साइन k इंटू एक्स प्लस लैम्डा के लिए हमने फॉर्मूला फाइंड किया था y इज इक्वल्स टू ए साइन के एक्स। यहाँ पे k की जो वैल्यू है वो 2π/λ रहेगी, और इसकी बात हमने लास्ट लेक्चर में की थी। नाउ वी आर गोइंग टू अवर फर्दर टॉपिक। इफ y इज स्टडीड एट सम डिफाइनाइट पोजीशन, मतलब यहाँ पे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है y, उसे हमने कोई डिफाइनाइट पोजीशन पर रखा हो जहाँ पे फिक्स्ड करते हैं x को, और वो जो x रहेगा वो 0 रहेगा। व्हेन द वेव इज प्रोग्रेसिंग y इज इक्वल्स टू माइनस ए साइन ओमेगा टी एज x इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। मतलब हमें y इज इक्वल्स टू ए साइन के एक्स जो फॉर्मूला मिला था उसमें हम x की वैल्यू 0 पुट करें तो हमें y इज इक्वल्स टू माइनस ए साइन ओमेगा टी मिलेगा, जहाँ पे हमारा x का जो वैल्यू रहेगा वो 0 है। In the above discussion, we have considered the most simple periodic function, that is the periodic function of sine and cosine, and their periods is 2π/omega। मतलब हमने जो माइनस ए साइन ओमेगा टी की बात की उसमें हम बात करें तो हमें कंसिडर करना है सिंपल पीरियोडिक फंक्शन। जो कैसे बनता है, तो वो जो पीरियोडिक फंक्शन है वो साइन और कोसाइन कर्व जो होते हैं उनसे बनता है, और उनका जो पीरियड रहेगा साइन से कोसाइन में और कोसाइन से साइन में जाने के लिए वो रहेगा 2π/ओमेगा। More often in practice, the periodic functions of sine and cosine are to be used with complicated arguments. For example, sine 2π nx by L, where n is an integer. In the order to find the period of this function, we must know that at which interval of x this function gets repeated. Y is equals to sine 2π nx by L. Now sine 2π n by L into x plus L is equals to sine 2π nx by L plus 2π n L by L is equals to sine 2π nx by L plus 2π n. So after all, last we get sine 2π nx by L. The above calculation shows that the period of periodic function sine 2π nx by L is L in x. It is possible in practice that the periodic phenomena may not be that simple, which can be expressed by sine or cosine function. We have studied the square waves, triangular waves and sawtooth waves of AC electric potential.
These waves are changing periodically as shown in figure 2, 3 and 4. मतलब यहाँ पे यही कहना चाहते हैं कि जो हमारा पीरियोडिक फिनोमिना है वो इतना भी सिंपल नहीं है कि उसे साइन और कोसाइन फंक्शन से ही डिनोट किया जाए या एक्सप्रेस किया जाए, पर हमें उसके लिए स्क्वायर वेव्स, ट्रायंगुलर वेव्स, शॉटूथ वेव्स, ये सब जो है ये सारे वेव्स एसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए भी यूज़ होते हैं, वो भी हमें यहाँ देखने पड़ेंगे। और उसके साथ साथ जो वेव्स है वो चेंज होते हैं पीरियोडिकली, जैसे हमने फिगर 2, 3 एंड 4 में अब आगे हम बात करेंगे। द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज रिपीटेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वन पीरियड, और उसकी जो वैल्यू है वो डिस्प्लेसमेंट होगा और वो डिस्प्लेसमेंट ही रिपीट होगा, और उसका जो एक कंप्लीशन होता है उसे हम एक पीरियड कहते हैं। यहाँ पे जो फिगर 2 है वो स्क्वायर वेव्स बता रहे हैं, फिगर 3 ट्रायंगुलर वेव्स बता रहे हैं, और फिगर 4 जो है वो शो टूथ वेव बता रहे हैं। उसमें से फिगर 2 जो है स्क्वायर वेव, उसकी बात करें तो उसमें जो हमें y दिया गया है वहाँ हम उसे एक पीरियड गिन सकते हैं, और उसमें जो t जो है हमारा वो हमारा डिस्प्लेसमेंट जो हमारा होगा उसका जो वैल्यू है, मतलब एक साइन से एक कोसाइन में जाने के लिए कितना डिस्टेंस लगता है वो यहाँ नोट करेंगे। और ये जो है जियोमेट्रिकली देखें तो जियोमेट्रिकली दिस वेव्स लुक सिंपल एंड it is also simple to express them algebraically. Over and above this simple algebraic representation, it is very important in physics to know other important facts hidden in them. Let us consider one simple illustration to understand this point. यहाँ पे हमने देखा कि हम जियोमेट्रिकली देखें तो जो वेव्स हैं वो हमें एकदम सिंपल दिखाई देते हैं, पर यहाँ पे हम उसे एल्जेब्रिकली देखें तो उसे डिफ़ाइन करना बहुत ही इजी हो जाएगा। पर यहाँ पे हम सिंपल एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा हमारे लिए फिज़िक्स में, कि जो अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हिडन होते हैं ऐसे एल्जेब्रिकली एक्सप्रेशन में उसे हमें कंसिडर करने होंगे। और उसके लिए हम यहाँ पे एक सिंपल इलस्ट्रेशन लेते हैं इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करने के लिए। सपोज वी आर लिसनिंग द म्यूजिकल साउंड फ्रॉम अ पियानो, द साउंड वेव्स रीचिंग ऑन आवर ईयर ड्रम आर इन फैक्ट वेरी कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज द म्यूजिशियन डू नॉट लाइक टू प्रोड्यूस प्योर पिच with single frequency component. In fact, the musical sound reaching us consists of a periodic wave of one minimum frequency and many other waves having frequencies which are integral multiples of this minimum frequency. Moreover, the amplitudes of all these waves are different. Hence, the displacement produced under the resultant effect of the mixture of these waves is very complicated. See figure 5. It shows T. It's the distance about two frequencies. Complicated wave due to superposition of simple periodic waves of different definite amplitudes and different frequencies. एग्जाम्पल में जो दिया गया है उसमें हम देखें तो हम कोई म्यूज़िकल साउंड जो पियानो से बजता है उसे सुन रहे हैं, तो हमारे जो साउंड वेव्स हमें कान तक, हमारे ईयर तक पहुंचेंगे, उसमें जो ईयर ड्रम है हमारा उसमें वेरी कॉम्प्लिकेटेड जो हमारे साउंड वेव्स है वो पिच होते हैं। और इसका कारण ये है कि म्यूजिशियंस जो होते हैं वो प्रोड्यूस जो करते हैं पिच, वो एक सिंगल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट से नहीं होता है, वो अलग अलग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर वो उसे प्ले करते हैं। इनफैक्ट जो म्यूज़िकल साउंड्स जो है वो हम तक जब पहुंचते हैं तो उसका जो पीरियोडिक वेव है सिंगल मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो मैनी अदर वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसीज विच आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मतलब एक के साथ बहुत सारे जुड़ जाते हैं। और इससे क्या होता है, जो एम्पलीट्यूड्स ऑफ ऑल दिस वेव्स आर डिफरेंट, मतलब उनके जो एम्पलीट्यूड्स हैं वो बहुत ही अलग अलग रहते हैं। तो जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होता है अंडर द रिजल्टेंट इफेक्ट, तो उसका जो मिक्सचर बनता है
वो जो वेव्स है वो वेरी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। यहाँ फिगर 5 में जो बताया गया है वो एकदम कॉम्प्लिकेटेड वेव जो है सुपरपोजिशन ऑफ सिंपल पीरियोडिक के साथ, उसमें हमें वेव्स जो है वो डिफरेंट डिफाइनाइट एम्पलीट्यूड के साथ और डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के साथ दिखाए गए हैं। तो ये जो हमारा एग्जाम्पल था म्यूजिशियंस का, वो हमें डिफरेंट एम्पलीट्यूड पर डिफरेंट वेव्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं उसके बारे में था। इस एग्जाम्पल के ऊपर से हमें 3 फैक्ट जो है वो इंडिकेट होते हैं। दिस फैक्ट्स गिव्स 3 इंडिकेशंस। फर्स्ट वन, in practice we have to study the complicated waves, मतलब जो फंक्शंस हैं कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस उसे देखने हैं। सेकंड है, it can be said that these complicated waves are produced due to superposition of simple periodic waves which can be expressed by sine and cosine. The only question is that what should be the amplitude and frequencies of the waves to be mixed. One such complicated waves which is shown in figure 5 can be assumed to be made up of many periodic waves superposed upon one another. Third one जो है, the complicated algebraic functions can be expressed by power series, for example Taylor series. Similarly, it is possible to represent complicated periodic functions by sine and cosine series. मतलब हमने आगे जो देखा उसके ऊपर से इतना तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे हमें 3 इंडिकेशंस मिल रहे हैं। उसमें फर्स्ट जो है उसमें हमें जो स्टडी करना है वो कॉम्प्लिकेटेड वेव्स फंक्शंस पर स्टडी करना है, और सेकंड जो है उसमें जो हमारे कॉम्प्लिकेटेड वेव्स है वो प्रोड्यूस होते हैं सुपरपोजिशन ऑफ सिंपल पीरियोडिक से, और उसमें साइन कोसाइन पर सुपरपोजिशन होते हैं, और उसमें से जो वेव्स बनते हैं उसमें हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो हमारे एम्पलीट्यूड्स एंड द फ्रीक्वेंसीज ऑफ वेव्स वो कौन से मिक्स्ड है वो रहेगा। वन सच कॉम्प्लिकेटेड वेव्स विच शोन इन द फिगर 5, मतलब जो फिगर 5 में 5वें फिगर में बताया गया है वो हमें ये बताता है कि हमें एज्यूम करना है कि मैनी पीरियोडिक वेव्स जो है वो सुपरपोज्ड हुए हैं एक दूसरे के ऊपर, वो कौन से रहेंगे। और थर्ड वन जो है उसमें हमें कॉम्प्लिकेटेड एल्जीब्रिक फंक्शंस जो है वो एक्सप्रेस करना है। उसमें पावर सीरीज़ जो है उसमें टेलर सीरीज़ का एग्जाम्पल दिया गया है, वैसे अलग अलग सीरीज़ के लिए हमें पढ़ना होगा, और उसमें जो पॉसिबल रिप्रेजेंटेशन है कॉम्प्लिकेटेड पीरियोडिक फंक्शन का वो साइन एंड कोसाइन सीरीज से होता है। और इसमें जो है on the basis of the above 3 indications, let us think about an important topic. You have studied half wave and full wave rectifiers in 12th standard. Waveforms of output voltage in such cases are shown in figure 6 and figure 7. यहाँ फिगर 6 एंड फिगर 7 में हमने जैसे 12th स्टैंडर्ड में हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ा था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। ये 3 इंडिकेशंस हमने जो देखे उसके साथ साथ उसमें फिगर 6 एंड फिगर 7 जो है वो हमारे आउटपुट वोल्टेज के जो केसेस है वो डिनोट कर रहा है। इफ़ वी एक्सप्रेस दिस वेव्स इन देयर सिंपल पीरियोडिक कंपोनेंट्स एंड फाइंड द सिंपल पीरियोडिक कंपोनेंट्स, वी कैन कैलकुलेट द proportion of AC components present in them and say something about efficiency with which the rectification is achieved. मतलब यहाँ पे जो फिगर 6 एंड फिगर 7 बता रहे हैं, तो फिगर 6 जो है वो शायद हम इनपुट में दे तो फिगर 7 में जो बता रहा है वैसे हमें आउटपुट वोल्टेज मिलते थे, वैसा हम यहाँ सोचे तो यहाँ पे हम एक्सप्रेस करते हैं वेव्स को सिंपल पीरियोडिक कंपोनेंट्स में, और वो हमें सिंपल पीरियोडिक कंपोनेंट्स जो है वो कैलकुलेट करके देते हैं हमें एसी कंपोनेंट्स जो प्रेजेंट है उसमें वो, और उसके लिए हमें एफिशिएंसी जो है हमारी वो रेक्टिफिकेशन जो है वो हम उसमें अचीव कर पाते हैं। जैसे लास्ट लेक्चर और ये लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा,
तो ये चैप्टर में फूरियर सीरीज़ में हमें क्या क्या पढ़ना रहेगा वो हमने बहुत ही सिंपल वे में देखा। उसमें हमने देखा कि यहाँ पे स्क्वायर वेव्स, ट्रायंगुलर वेव्स, शो टूथ वेव्स, साइन कोसाइन वेव्स, इसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे और उसके साथ साथ उनके जो कॉम्प्लिकेटेड वेव्स के फंक्शन होंगे उनकी बात करेंगे। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन जो पार्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसकी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। Thank you so much, all of you. That is the end of our lecture 2. Professor Hardik Sharma from Urban Science College.